हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बेसिकली ये व्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, थोड़े बहुत लोगों ने। वैसे ज़्यादातर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आए हैं कि भैया ये एसीएल का कुछ बताओ, कैसे ठीक होगा, कितना रेस्ट दिया, कहाँ से सर्जरी करवाया, कितने दिनों बाद खेलने लग गए। तो एक काम करो, ये क्लिप और ये पूरा वीडियो देखना, मतलब पूरा वीडियो देखना ये वाला, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो एक काम करो, एक क्लिप देख के आओ, उसके बाद मैं पूरा सब कुछ बताता हूँ। आ गए देख के क्लिप। वैसे ये जो क्लिप थी, ये मेरी इंजरी हुई थी। ये मेरे इंजरी हुई थी 30 मई 2022, 30 मई 2022 हिमाचल लीग में इंजरी हुई थी मेरे। और उसके बाद मैंने कोई लिखा हुआ नहीं है, ऐसे मेरे को सब याद है। और अगर पंखे की आवाज़ आ रही हो ना तो थोड़ा इग्नोर कर देना। और उसके बाद जैसे मेरे को फिजियो ने बोला कि मेनिस्कस हुआ है। एसीएल तो किसी ने बोला ही नहीं, बोला कि मेनिस्कस इंजरी हुई है। मीडियल, वो मीडियल मेनिस्कस, मीडियल होता है अंदर वाली साइड में, मीडियल मेनिस्कस। और लेटरल मेनिस्कस भी किसी ने नहीं बोला। तो जो मेरे क्लब में फिजियोज थे, मैं मिनरवा पंजाब से खेलता, हिमाचल एफसी से खेला था, उन्हीं का क्लब है, चंडीगढ़ में है। तो 3-4 फिजियोज थे, देखा उन्होंने। तो मेरा रिहैब भी स्टार्ट हुआ। ये इस पॉइंट पे ना, मीडियल साइड पे दिख रहा हो, पता नहीं दिख ही रहा होगा वैसे। ये इस पॉइंट पे मेरे को पेन था, काफ़ी पेन था, स्वेलिंग भी आ गई थी मेरी। और थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाएगा आज। फिर उसके बाद रिहैब चला, ट्रीटमेंट भी चला। फिजियोज लेज़र करते थे, यूएस करते थे, टेंस करते थे। फिर रिहैब चला। फिर ऐसे रिहैब करते 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 4-5 महीने हो गए। एमआरआई नहीं करवाया था, फिर एमआरआई बाद में करवाया। फिर एमआरआई, एक बार एमआरआई करवाया तो मेरे लोकल में तो यहाँ पे 1.5T होता है। तो फिजियोज ने, फिर मैंने लोकल में भी ऑर्थोस को दिखाया, लोकल में बहुत सारे फिजियोज को दिखाया, बहुत सारे फिजियोज है। किसी ने एसीएल तो बोला ही नहीं, किसी ने एसीएल बताया ही नहीं, मतलब मिस गाइड हुआ या फिर जो मर्जी कह लो। और उसके बाद मेनिस्कस, फिर उसमें आया मेरा एसीएल आया कंप्लीट टीयर एमआरआई में, और मीडियल मेनिस्कस आया, लेटरल मेनिस्कस भी उसमें नहीं आया। फिर 1 महीना और रिहैब किया। फिजियो ने बोला कि देखते हैं, कोई कंप्लीट टीयर का ना कोई वो था नहीं, मतलब जब फिजियो चेक करते हैं उनको लगता है कि कंप्लीट टीयर है, तो लगता नहीं है, क्योंकि एसीएल टीयर में ना पूरा ये चीज़ बाहर आती है। तो उसके बाद फिर देहरादून मम्मी और मैं गए थे एमआरआई करवाने। उसमें भी कंप्लीट टीयर आया, मीडियल मेनिस्कस टीयर आया, लेटरल मेनिस्कस टीयर आया, रेडिकल टीयर था। रेडिकल टीयर मतलब जैसे ये मेनिस्कस है तो ऐसा टीयर, रेडिकल टीयर था दोनों में, पोस्टीरियर हॉर्न में, दोनों का पोस्टीरियर हॉर्न। फिर 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 मानी तोड़ा है, एक डॉक्टर है, मैं उनका वो इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर उनका फ़ोन नंबर डाल दूंगा, देख लेना। फिर उनके पास गए, उनका वो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली चंडीगढ़ में एसीएल स्पेशलिस्ट है। पूरे नॉर्थ का एसीएल स्पेशलिस्ट है, स्पोर्ट्स सर्जन है वो एक्चुअली बेसिकली। फिर उसके बाद उनके पास गया मंडे को। तो उन्होंने बताया कि सर्जरी बोला उन्होंने, कोई कंप्लीट टीयर था, मेनिस्कस भी था, दोनों मेनिस्कस भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, तो सर्जरी हुई। सर्जरी के डे 1 से मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था, डे 1 से। कई लोग पूछ रहे हैं कि मेरे को कि अभी हमारे सर्जरी को इतने दिन हो गए हैं, तो हमारा एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मेरा सर्जरी के डे 1 से मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था, मेरा रिहैब स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो आइसोमेट्रिक्स करते हैं ना, उसके बाद वो नी को प्रेस करते हैं, फिर वो लेग रेज करते हैं, और एक्सटेंशन करते हैं ऐसे वाला, ये सब मेरा डे 1 से स्टार्ट हो गया था। मेरे को आइसिंग के लिए बोला था, और
दवाइयाँ भी चली थी मेरे साथ साथ। 4 महीने तक मेरी दवाइयाँ चली है। 6 महीने तक मेरा चेकअप चला है। फिर देखो, हेलो, चल तो सो जा। फिर 6 महीने तक मेरा चेकअप चला है। उसके बाद ये देखो, ये भी है। हेलो, फिर जैसे सर्जरी हुई तो सर्जरी के 2 हफ्ते बाद मेरे टांके खुले। ये देखो यहाँ पे कहीं पे होंगे मार्क्स, मैं जूम कर दूंगा। और मानित अरोड़ा का, डॉक्टर मानित अरोड़ा का नंबर भी आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, कहीं देख लेना। ऊपर आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, कहीं भी आ रहा होगा, देख लेना। और उनका वैसे इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। फिर सर्जरी हुई, 2 हफ्ते बाद मेरे टांके खुले। और टांके खुले 2 हफ्ते बाद। उसके बाद एक्चुअली मेरा ना, ये जो मेरा ग्राफ्ट यहाँ से लिया है, ये पेरानियस लॉन्गस बोलते हैं इसे। मेरा ग्राफ्ट यहाँ से लिया है ACL रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी एक पिन रह गई थी, स्टेपलर थे, तो वो पिन उन्होंने बोला कि ये अच्छे से हील नहीं हुआ है, तो वो पिन उन्होंने छोड़ दिया था वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद निकालेंगे। तो फिर 3 हफ्ते बाद मेरा फिर चेकअप हुआ। फिर हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है। फिर फिजियोज ने, उनके डॉक्टर के फिजियोज ने थोड़ी एक्सरसाइज बताई और एक्सरसाइज ऐड करी। एक्सरसाइज Day 1 से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी और अभी लास्ट तक चली है। मतलब कंटिन्यू, जो स्पोर्ट्स में है उनको तो कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा वो सब कुछ। जैसे मैं स्पोर्ट्स में, या फिर और भी कोई एथलीट है, उनको सब कुछ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर Day 1 से मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज किया, जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया, कंटिन्यू एक्सरसाइज किया वैसे वैसे। फिर दवाइयाँ चली मेरी साथ में। और हाँ, और एक लोग पूछ रहे थे कि बेड रेस्ट कितना था, बेड रेस्ट सर्जरी के बाद बेड रेस्ट कितना रहा आपका। बेड रेस्ट तो मेरा एक भी दिन नहीं रहा। वो तो डॉक्टर मानित अरोड़ा खुद बोलते हैं कि बेड रेस्ट तो एक भी दिन भी नहीं होगा, हम आपको Day 1 से वॉकर के साथ चलाने लग जाएंगे। Day 1 से ऐसा था, पहला वीक था वॉकर के साथ या क्रचिस के साथ, जैसा भी हो। वॉकर, मेरे को तो वॉकर दिया था। तो वॉकर के साथ कितना था मम्मी? एक हफ्ता वॉकर के साथ था। मतलब सर्जरी वाला पैर नीचे रखना, ये नीचे रखना ही नहीं है। फिर 1 हफ्ते के बाद 50% नीचे रखना है। दूसरे हफ्ते के बाद पूरा पैर रखना है, पर वॉकर साथ में। फिर 3 हफ्ते के बाद मेरा 1 महीने बाद चेकअप हुआ, मतलब टोटल 7 वीक्स। तो हम अराउंड 7.5 वीक्स के अराउंड गए थे चेकअप के लिए, क्योंकि उनका मंडे थर्सडे OPD होता है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो उसके बाद वॉकर तब तक था मेरे पास, 7 हफ्तों तक मेरे को वॉकर था, पर मैं दोनों पैर रख पा रहा था नीचे। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर जैसे 7 महीने के बाद चेकअप हुआ, 7 हफ्ते के बाद सॉरी, फिर जो डॉक्टर ने बोला कि कोई स्पोर्ट्स फिजियो ढूंढना पड़ेगा रिहैब के लिए। अब रिहैब स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली वो Day 1 से वो भी रिहैब ही है, पर वो आप घर पे खुद ही कर रहे हो, आइसोमेट्रिक्स बोलते हैं उसे, वो घर पे खुद ही कर रहे हो। और फिर एक प्रॉपर रिहैब प्रोटोकॉल, एक फिजियो, स्पोर्ट्स फिजियो को पता होता है कि किस हिसाब से करवाना है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होता है, स्पोर्ट्स फिजियो होते हैं, दोनों का रोल होता है। तो फिर मेरे को इंस्टा पे एक मिले, दिव्यजीत सर मिले मेरे को कोलकाता के। तो फिर उनका भी मैं लिंक डाल दूँगा, उनका नंबर डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना, वो भी चेक कर लेना एक बार, या डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ऊपर नीचे कहीं भी आ जाएगा। फिर उनके पास मैं गया रिहैब के लिए 7 हफ्ते के बाद। 7 हफ्ते के बाद सारी एक्सरसाइज उन्होंने क्या क्या मेरे को एक्सरसाइज करवाया। पहले वो कराते थे बैंड लगा के, लूप बैंड होता है, लूप बैंड लगा के, हैमस्ट्रिंग ब्रिज जिसे पता होगा। फिर मेडिसिन बॉल यहाँ पे रख के, फुटबॉल रख लो, उसे अंदर दबाना है, फिर वो करके ब्रिज। फिर एक क्लैम शेल किसी को भी अगर मतलब एक्सरसाइज जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी को नहीं पता हो तो मैं अपना नंबर भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आ जाएगा ऊपर नीचे कहीं भी, मेरे को एक बार कॉल कर लेना, या फिर यूट्यूब देख लेना, जैसा भी सही लगेगा। और फिर उसके बाद क्लैम शेल के बाद VMO को होता था, VMO
वीएमओ मसल बहुत ज़रूरी होता है एथलीट्स के लिए। वीएमओ की एक्सरसाइज होती थी, फिर वीएमओ प्रेस होता था, लेग एक्सटेंशन होता था, फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल बैंड के साथ, ये सब हो गया एक्टिवेशन। फिर लेटरल वॉक्स, मॉन्स्टर वॉक्स, ये सब हो गया एक्टिवेशन। ये जब मेरा एक्टिवेशन चला है 1-2 हफ्ता है सिर्फ एक्टिवेशन चला है। उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद मेरा स्टार्ट हुआ है मेन वर्कआउट। मतलब फिर 7 वीक्स के बाद मेरे को 2 महीने बाद, है मम्मी 2 महीने बाद बुलाया था ना, 2 महीने के बाद चेकअप के लिए बुलाया था। मतलब टोटल 16 वीक्स, टोटल 4 महीने। 4 महीने के बाद उसके बाद मेरा चेकअप हुआ। तो 4 महीने तक मैंने अपना पूरा प्रॉपर रिहैब किया है। मतलब उसके बाद मेन वर्कआउट में आ जाता है आपका स्क्वाट्स, डंबल स्क्वाट्स, मतलब डंबल बॉक्स स्क्वाट्स, बैंड लगा के बॉक्स स्क्वाट्स, उसके बाद और बॉक्स स्क्वाट्स, फिर RDL, 3 पॉइंट रीच, एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन ऐसे डबल अप और सिंगल डाउन, इसे बोलते हैं एसेंट्रिक इंसेंट्रिक एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन। और फिर जिनका ग्राफ्ट हैमस्ट्रिंग से लेते हैं वो, मतलब सबका एक्चुअली प्रोटोकॉल चेंज होता है। तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ सबका। मतलब आप लोग ये भी फॉलो कर सकते हैं। और वैसे अगर मैं तो एडवाइस करूँगा कि अच्छे किसी फिजियो से ही कंसल्ट करें, या फिर किसी डॉक्टर से, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच से, क्योंकि सबका रिहैब प्रोटोकॉल अलग होता है। क्योंकि किसी का मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसी का मसल स्ट्रेंथ कम होता है। तो जो मेरे साथ हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बॉक्स स्क्वाट, एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और काफ रेज, वही काफ रेज डबल अप सिंगल डाउन, काफ रेज। उसके बाद 3 पॉइंट रीच, RDL। और फिर धीरे धीरे इसमें ऐड होता गया, स्टेबिलिटी ऐड होती रही, बैलेंस की एक्सरसाइज। किसी को स्टेबिलिटी नहीं पता तो बैलेंस की एक्सरसाइज होती है। बैलेंस की एक्सरसाइज एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी है स्टेबल करने के लिए। तो जितना मेरे को मेरे सर ने बताया था, उन्होंने बोला था कि अपने ग्लूट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे क्लैम शेल हो गया, साइड वॉक्स और मॉन्स्टर वॉक्स, ग्लूट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उससे क्या होगा कि जैसे हम लैंडिंग करते हैं तो वो लैंडिंग का सारा काम ग्लूट्स का ही है, ग्लूट्स का, नी का, एंकल का, ग्लूट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद बोसू बॉल होती है, एक बोसू बॉल, जिसको नहीं पता हो देख लेना यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर लेना बोसू बॉल। और फिर उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने प्रोटीन भी बोला था, प्रोटीन भी लिया था। और फिर उसके बाद हुआ बोसू बॉल पे एक्सरसाइज हुआ। तो फिर 4 महीने के बाद चेकअप हुआ मेरा। 4 महीने बाद उन्होंने ठीक बोला। 4 महीने के बाद फिर मेरा 2 महीने के बाद चेकअप हुआ, टोटल 6 मंथ्स। तो तब तक मेरा रिहैब प्रोटोकॉल कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। मतलब 3 दिन मेरी स्ट्रेंथ होती थी, लेग डे होता था 3 दिन, फिर कोर भी होता था पूरे वीक में, कोर, अपर बॉडी भी होती थी, और स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज भी होती थी। तो और मेरा ग्राउंड वर्क कितने बाद स्टार्ट हुआ था? 6.5 महीने के बाद ना, ऐसे कुछ। तो मेरा ग्राउंड वर्क 6 या फिर 6.5 महीने के आसपास स्टार्ट हुआ था ग्राउंड वर्क। तो वो भी सर ने ही मेरे को प्रोटोकॉल दिया था, दिव्य जी सर ने। उनका डाल दूंगा, उनका नंबर और उनका इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। फिर और तो ग्राउंड वर्क में उन्होंने बताया था कि एजिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, शटल रन्स और डायरेक्शन चेंज वाला और रिएक्शन ड्रिल्स। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मेरा चेकअप ख़त्म हो गया था। तो 6 महीने के बाद डॉक्टर ने लिया था मेरा होप टेस्ट। होप टेस्ट तो मैं उस टाइम क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, थोड़ा डर लग रहा था कि पेन वेन होगा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने के बाद अपने फिजियो को बोलना कि होप टेस्ट करे, होप टेस्ट क्लियर करता है तो खेलने के लिए फिट है। तो मैंने 1 महीने के बाद होप टेस्ट भी क्लियर कर दिया। मतलब टोटल 7 महीने के बाद मैंने होप टेस्ट क्लियर कर दिया। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि बेड रेस्ट कितने दिन का होता है, बेड रेस्ट एक भी दिन नहीं होता। डे 1 से आप चलने लग जाते हो। आइसिंग अच्छे से करो। और वैसे तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि सर्जरी किसी अच्छे डॉक्टर से करवाओ, क्योंकि मेरे पास मतलब सर्जरी के बाद जैसे रिहैब करने आते तो मैंने बहुत दोस्तों को देखा, किसी का फिर से री-सर्जरी हुआ है, किसी का फिर से टीयर हो गया। तो एक सर्जरी के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढना ज़रूरी है।
उसके बाद एक बहुत अच्छा फिजियो ढूंढना ज़रूरी है, फिजियो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच अच्छा ढूंढना ज़रूरी है। थोड़ा खर्चा आ जाएगा। और अगर जिसका तो इंश्योरेंस है, मेरा तो उस टाइम वो क्या नाम इंश्योरेंस भी नहीं था। जिसका इंश्योरेंस है उसका तो बिल्कुल खर्चा ही नहीं आएगा, सारा उसमें हो जाएगा इंक्लूड। फिर फिर उसके बाद फिर 7 महीने के बाद मैंने वो कर दिया, होप टेस्ट भी क्लियर कर दिया। उसके बाद मैं घर कब आया? उसके बाद मैं 7.5 महीने के आस अराउंड मैं घर आ गया था। और मेरे 30 मई को इंजरी हुई थी, तो मैं सर्जरी में लेट हो गया। फिर 30 मई को ही मैं ग्राउंड पे उतरा और अब बिल्कुल ठीक है। अब मेरे हो चुके हैं, कितने हो गए, 8 महीने के अराउंड मेरे महीने हो गए हैं। और मैंने अपने कॉम्पिटिटिव खेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कॉम्पिटिटिव 8 महीने के बाद ही कर दिया स्टार्ट। शूटिंग हो गया, एजिलिटी ड्रिल्स हो गया, एंडोरेंस वर्क हो गया, और स्पीड वर्क हो गया, स्ट्रेंथ वर्क हो गया, प्लायोमेट्रिक्स हो गया, जिम ट्रेनिंग हो गया, ये सब इंक्लूड मैंने 8 कॉम्पिटिटिव। अब तो मैं कॉम्पिटिटिव खेल रहा हूँ। और अब मेरी मम्मी आएगी, थोड़ा सा वो बताएंगे कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, दवाइयाँ कैसे चली, और कितना थोड़ा सा खर्चा आ गया। एक्चुअली उनको पता नहीं, वो भी भूल गए हैं। तो जितना मोटा मोटा मतलब याद होगा वो बताएंगे। क्या वो है, क्या आएगी, क्या बात लगाओ, अब तो यहीं तो लेटे आओ ना, तो मम्मी आएगी वो बताएगी। इधर आओ, बताओ कि कितना खर्चा आया। पहले तो बताओ कितना खर्चा आया। कैसे हो आप सब? पहले तो बताओ कितना खर्चा आया। जैसे यश ने आपको ACL जर्नी के बारे में वैसे तो बता ही दिया है काफ़ी, लेकिन जो इसको नहीं पता वो जितना मेरे को याद है मैं बताती हूँ आपको। इसमें टोटल खर्चा सिर्फ सर्जरी का खर्चा बताओ, तो दवाई छोड़ के। 1.25 लाख के करीब। हाँ जी, हाँ, विदाउट मेडिसिन। तो इतना खर्चा आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि हमने एक अच्छे सर्जन से कराया जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट ही था। हमने कहीं इसको इधर उधर नहीं दिखाया। जैसे इसने कहा बस हम इसके साथ चलते रहे, क्योंकि इसको ज़्यादा पता, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं। और फिर भी हमें इसके साथ रह के पता लग गया कि ये इंजरी वगैरह होती क्या है, वरना हम लोग तो इसको आम ही समझते हैं। लेकिन अब काफ़ी कुछ पता लग गया। और फिर सर्जरी के बाद थोड़ा घर में एक्सरसाइज, थोड़ा किसी के जैसे हमारी हेल्प से थोड़ा एक्सरसाइज थी इसकी। बाकी हमारी तो हेल्प खैर इसने कम ही दी है, जो भी किया इसने अपने आप ही किया सब कुछ, पूरी मेहनत इसकी। सर्जरी के बाद डॉक्टर तो सर्जरी कर देता है, उसके बाद आपका मेन रोल होता है कि आप कितना अपनी वो लगा रहे हो उसमें ना, कितनी आप खुद मेहनत कितनी कर रहे हो। सर्जरी तो डॉक्टर कर देगा, लेकिन उसके बाद मेन काम आपका खुद का होता है कि जैसे जैसे वो एक्सरसाइज बता रहा है वैसे वैसे आपने उसको कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि एक दिन कर ली 2 दिन छोड़ दिया ऐसे। फिर वो काफ़ी हमने हॉस्पिटल में भी देखा था ऐसे, और भी केस थे। तो वो उनको पेन, यश को तो मतलब डॉक्टर काफ़ी खुश रहा इसको देख के। ये जैसे जैसे वो बताते रहे ये करता रहा बिल्कुल। डॉक्टर भी बहुत खुश थे कि ये बिल्कुल उनके साथ साथ चलता रहा था। ऐसे हमने बहुत केस वहाँ पे देखे हैं, यंग लड़के भी या थोड़ी लेडीज़ भी थी जिनको वैसी प्रॉब्लम थी, काफ़ी तरह की सर्जरी थी, लेकिन वो बाद में एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे जैसे उनको बोलते थे ना। फिर उनको वो पेन भी रहता था, उनका एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहता था। बस आपको सर्जरी के बाद अपना खुद तो ये बता दो कि मेरा सर्जरी के बाद बेड रेस्ट कितने दिन रहा? एक भी दिन नहीं रहा बेड रेस्ट? तो बिल्कुल भी नहीं। ये आया, हम इसको घर लेके आए, वॉकर के साथ ही इसने उसी दिन चलना शुरू कर दिया। बस ये है कि आराम से चलना है, झटका नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, पैर आराम से रखना है, मतलब अपना खुद का ध्यान खुद रखना है। बस हम इसको अकेला भी छोड़ के चले जाते थे, बल्कि कहीं काम जाना है मार्केट वगैरह, आइसिंग करो अच्छे से, आइसिंग करो अपना जैसे डॉक्टर कह रहा है। और दवाई को कितना खर्चा है अराउंड, थोड़ा मोटा? अब मैं दवाई का अगर मेरे को ध्यान आ रहा है तो टोटल मतलब 2-2.5
पूरा मतलब सारा जो अभी तक वहाँ का भी अगर हम मिलाते हैं, जैसे कोलकाता भी गया था, फिजियो के पास भी अगर मिलाते हैं तो वो सारा नहीं वो छोड़ो अभी, हाँ। ये सिर्फ ये बताओ कि उसका कितना, मेरे 70-80 हज़ार हो गया होगा। हाँ इतना तो आ गया, क्योंकि हाँ। जितना मेरे को याद है पहले क्योंकि पहले उसमें प्रोटीन भी था इसका हाँ, ना, डॉक्टर प्रोटीन ने भी था। मेडिकेटेड प्रोटीन और होता है वो ना। हाँ, और वो मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वो प्रोटीन। वो एक्चुअली मतलब जैसे जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं प्रोटीन, वो उससे प्रोटीन से अलग है, वो स्पेशल ACL के लिए ही था। वो मेरे को प्रोटीन याद नहीं आ रहा, AV प्रो करके कुछ था, वो डॉक्टर आपको बता देंगे अगर आप अच्छे डॉक्टर से करवाते हैं किसी। फिर उसके बाद और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि जैसे सर्जरी हो जाती है ना, तो सर्जरी के बाद प्लेयर्स क्या करते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, नी के नीचे सपोर्ट रख लेते हैं। नी के नीचे सपोर्ट नहीं रखना, सपोर्ट रखना है एंकल के नीचे, ताकि हमारा नी नीचे को प्रेस रहे। तो वो 2 वीक्स उसमें पेन तो होता है 2 हफ्ते तक, लेकिन 2 हफ्ते के बाद फिर आपको जब रिहैब करते हैं तो रिहैब में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो अगर हम नी के नीचे सपोर्ट रखेंगे तो क्या होगा, हमारा नी ना थोड़ा सा बेंड रहेगा रिहैब के टाइम, तो फिर वो रिहैब में हमको दिक्कत करेगा। और जैसे हम उससे क्या होता है कि ग्राफ सीधे रहता है और प्रेस रहता है नी नीचे को, तो हमने एंकल के नीचे सपोर्ट रखना है। एंकल के नीचे पिलो रख लो या ब्लैंकेट रख लो, कुछ भी रख लो। और बस अब यही था। उसके बाद अब तो मैं कॉम्पिटिटिव खेल रहा हूँ, अब तो खेल रहा हूँ ना मैं, अब तो कोई अभी दिक्कत बिल्कुल नहीं है। फिट है। बस ये है कि सारी मेहनत इसकी डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, हमने अपना पैसा लगाना था लगा दिया, अब बाकी सारी मेहनत इसकी खुद की है। घर से इतनी दूर रहा, इतना पेन, बस आप इसके लिए इसको आशीर्वाद देना। वो लेके आओ, ये जल्दी अपनी सप्लीमेंट लेकर ग्राउंड में जाए। सप्लीमेंट लेके जो सप्लीमेंट अभी कल लेके आए ना वो ले। बस ऐसा ही है। उसके बाद अच्छे से अपना हाई प्रोटीन डाइट लो, वाटर इनटेक करो अच्छे से, अपना स्लीप शेड्यूल देखो, अपना एक्सरसाइज देखो, बस जितने। और मेरा दूसरा फ़ोन, मेरा भी दूसरा फ़ोन भी लेके आना। और ये तो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है हर्बल लाइफ का, ये हर्बल लाइफ का प्रोटीन है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का। ये तो प्रोटीन पाउडर है, ये तो सिर्फ प्रोटीन है। और ये है हर्बल लाइफ हाइड्रेट, जैसे इलेक्ट्रोल होता है ना, इलेक्ट्रोल है। कोई मेरे को स्पॉन्सर नहीं है, जो मैं ले रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसका लिंक भी नहीं डाल रहा, क्योंकि मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ। उसका फिर ये है रीबिल्ड स्ट्रेंथ, ये हर्बल लाइफ का ही है। तो भाई मेरा ना फ़ोन बंद हो गया था, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया। तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे को कितने लोगों के DM है। देखो किसी का मैंने रिप्लाई कर दिया है, और किसी का नहीं किया है। मतलब ये सारे वही पूछ रहे हैं कि ACL कैसे हुआ, कब ठीक हुआ, कब कॉम्पिटिटिव खेलने लग गए। तो पूरा वीडियो देख लेना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना, पर शेयर ज़्यादा करना है इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कुछ लोगों के लिए जो डाउट में रहते हैं कि सर्जरी के बाद क्या होगा, सर्जरी से पहले क्या हुआ, कितना खर्चा आएगा, रिहैब कैसे होगा। मैं डॉक्टर मानी तलोड़ा का भी इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने फिजियो का भी डाल दूंगा, कुछ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है वो भी, उनका भी डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा, दोनों का नंबर डाल दूंगा, दोनों का इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अपना भी मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और किसी को डाउट हो तो मेरे को भी कॉल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छी लगी वो वीडियो। चलो बाय।